कोरोना की दूसरी लहर के बीच झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई 24,849 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य भर में 1 अप्रैल से 4 जून तक कोविड से 3,920 मौतें। छपरा में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। 10 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। लोगों से की गई रक्तदान करने की अपील। मेरठ में भीम आर्मी ने किया केएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भीम आर्मी ने की हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। रिहाई को लेकर उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा बिहार से है, जहां पर कोरोना संक्रमण की दर लगातार घटती जा रही है। तो बिहार में लगातार घट रहा कोरोना वायरस संक्रमण का असर। तो बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। करीब 2 महीने बाद राज्य में सिर्फ 1000 नए मरीज मिले हैं। तो बेहद ही अच्छी खबर, जहां बिहार में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। प्रदेश में मिले कुल 1007 नए पॉजिटिव केस। तो पिछले 24 घंटे में 1000 के करीब मामले आए हैं। तो वहीं पटना की बात करें तो वहां पर 71 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सुपौल में मिले सबसे ज्यादा 83 नए कोरोना केस। बड़ी जानकारी बिहार से, जहां पर कोरोना से हालात अब सुधर रहे हैं। कुल 1,13,880 सैंपलों की जांच हुई है पिछले 24 घंटे में, जिसमें आपको बता दें अब धीरे धीरे वैश्विक महामारी कोरोना का कहर कम होता जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे बिहार में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है, क्या इसे हम लॉकडाउन का असर मानें? क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक हर रोज 15,000 के करीब मामले आ रहे थे, जो अब 1000 के आसपास आ गए हैं। देखिए, जो बिहार में आंकड़े कम हुए हैं, पूरे देश में कम हुए हैं। तो ऐसे में अधिक कोरोना डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसने चेन तोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसके अलावा भी कई मेजर्स हैं जो इसके लिए कारण है। और सबसे बड़ा कारण होता है कि जो वायरस है, जो कोविड का वायरस है, वो कहीं ना कहीं पीक पर जब होता है उसके बाद डिक्लाइनिंग ऑर्डर पर जाता ही है। तो कोरोना ने काफी पीक पकड़ लिया था जब मई अप्रैल के लास्ट में और मई में। तो कोरोना को धीरे धीरे नीचे होना था, लेकिन लॉकडाउन ने इसके संक्रमण के रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और लोगों ने भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, उसका भी उन्होंने काफी ढंग से पालन किया था उस आचरण का। और यही कारण है कि कोरोना को हम लोग इस हद तक लाने में सफल हुए। उसके अलावा जो टीकाकरण शुरू हुआ है, जिसने 45 साल से ऊपर के लोगों को बिहार में बड़ी संख्या में टीका बिहार में मिला है। बिहार में करीब 1 करोड़ से ज्यादा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो ऐसे में टीका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कई कारण रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया में एक ही आजमाया हुआ नुस्खा था अभी तक, जो कहीं ना कहीं संक्रमण की दर को रोक सकता था या कम कर सकता था, वो है लॉकडाउन। और बिहार ने भी लॉकडाउन लगाया, पूरे देश में भी अलग अलग राज्य में लॉकडाउन लगाया, जिसका असर जरूर है। शशांक, रिकवरी रेट 97% के आसपास पहुंच चुका है, तो वही पॉजिटिविटी रेट लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या हम ये मान के चले कि अब जब अगली बार लॉकडाउन की घोषणा होगी तो उसमें कई और रियायतें भी मिल सकती है? देखिए, बिहार की आज की अगर कल शाम तक की बात की जाए तो 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई थी करीब 1,13,880, नहीं 1,14,000 करीब टेस्टिंग हुई थी। और 1,14,000 टेस्टिंग में जो मामले आए थे वो जिसका दर है पर 100 में देखा जाए तो 1 से भी कम है, यानी 0.88% है, जो कि बहुत कम है। और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि आप सुधार की ओर जा रहे हैं। दूसरा, अस्पतालों में भी नए मरीजों की संख्या बहुत कम जा रही है। हालांकि जो कुछ लोग हैं जिनकी मरने की मोर्टालिटी रेट कुछ ज्यादा दिख रही है, लेकिन वो लोग हैं जो लंबे समय से अस्पताल में सीजत थे, एक महीने से लगभग बीमार थे, वेंटिलेटर में थे, वैसे लोगों की या अन्य कोई क्रॉनिक डिजीजेस थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर है। ये तमाम तरह के केसेस हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना एक तरह से काफी काबू में आ चुका है बिहार में। लेकिन दिख रहा है, आंकड़ों में काबू में दिख रहा है, समाज सोसाइटी में भी दिख रहा है
लेकिन वायरस जो है वो कितना भी कमजोर पड़ जाए वो बहुत हम्म। तेजी से रेप्लिकेट करता है, बहुत तेजी से लौटता भी है। तो ऐसे में अभी खतरा कम हुआ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो निश्चित रूप से काफी सुकून देने वाली बात है कि संक्रमण की दर जो है वो 0.88% है। पूरे सूबे में 1007 यानी 1000 के करीब हम्म। कोविड पॉजिटिव शशांक, केसेज मिले बिहार हैं। के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कैसी स्थिति है? क्या वहां पर जो लोग हैं वो वैक्सीन को लेकर या कोरोना के खिलाफ जागरूक है? क्या वो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें अगर खासकर। जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में यानी जो जिला मुख्यालय हैं या अन्य नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उन तमाम जगहों पर अलग-अलग तरह से कोविड वैक्सीन एक्सप्रेस चलाई गई है, गाँव के लिए भी और शहरी क्षेत्रों के लिए भी या अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए भी। तो देखिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि 45 साल हम्म। से ऊपर वालों को जो लक्ष्य रखा गया था कि जो कोविड एक्सप्रेस जो टीका एक्सप्रेस चलेगी वो हम्म। लगभग 200 लोगों को रोज वैक्सीन देगी। लेकिन कहीं न भी इसकी जागरूकता के अभाव कहा जा रहा है या लोगों में पता नहीं क्यों पहले बहुत उत्सुकता थी लेकिन अब उत्सुकता कुछ कम ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रही है और इसका सीधा कारण है तरह-तरह की भ्रांतियाँ और जागरूकता का अभाव। और दूसरा विषय एक और भी है अनुपम, जिस वक़्त कोरोना पीक पर था, जिस वक़्त लोग कोरोना से मर रहे थे, जिसमें तेज़ी से लोग संक्रमित हो रहे थे, उस वक़्त बहुत ज़्यादा कोविड के टीके की माँग हो रही थी, लोग नंबर लगा रहे थे, अफरा-तफरी मची हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे केस कम हो रहे हैं, कोरोना के नए केस कितना कम हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम बीमारी से निकल गए हैं और हमें टीके की क्या ज़रूरत है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है वीआईपी न्यूज़ भी अपील करता है कि अभी देश में 2 ही दुनिया में 2 ही कारगर उपाय हैं कोविड से बचने के। एक पहला उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग यानी टोटल लॉकडाउन जो कि हम्म। संभव नहीं है पूरी दुनिया की गतिविधि को देखते हुए। और दूसरा एक उपाय एकमात्र जो आपके पास शील्ड है वो वैक्सीन है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो पता लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हालाँकि शशांक, क्योंकि अभी सरकार आपने ने वैक्सीनेशन की बात की तो आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है? अगर बात राजधानी पटना की करें या कई और जिलों की करें, क्योंकि बताया भी जा रहा था कि 8 दिन तक पहले पटना में वैक्सीनेशन जो था 18 प्लस का वो रुक गया था, तो अब क्या स्टॉक है वैक्सीन को लेकर? देखिए नुपुर बिहार में जो वैक्सीनेशन बिहार में क्या पूरे देश में 2 तरह से चल रही है 18 प्लस की और 45 प्लस की। हम्म। 45 प्लस के लिए सरकार घूम रही है, लोगों को अपील कर रही है। सरकार के पास पूरा स्टॉक है, सरप्लस स्टॉक है 45 प्लस के लिए। या जो लोग और क्षेत्रों में आते थे, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो या फिर वो मेडिकल स्टाफ हो, तमाम लोग। लेकिन 18 प्लस के लिए बहुत सीमित है क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि वो ऑर्डर दे रखे हैं कंपनियों को, लेकिन कंपनी उनकी ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है और बहुत कम वैक्सीन आती हैं और वो 5-6 दिन का ही उसके पास स्टॉक होता है, वो भी लिमिटेड स्टॉक होता है। तो पटना में 2 दिन से वैक्सीन लग रही है, पिछले 8 दिनों से वैक्सीन बंद थी, 2 दिनों से वैक्सीन लग रही है। जितनी खुराक आई थी उसमें ज़्यादा कोवैक्सीन की खुराक आई थी, तो कहीं न कहीं वो लग रहा है कि 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर सरकार की जो नई ऑर्डर है वो अगर पहुँच जाता है तो वैक्सीनेशन चालू रहेगा, नहीं तो फिर वैक्सीनेशन रुकेगा क्योंकि 18 प्लस के लिए सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तमाम राज्य सरकारों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों को ऑर्डर दे रखे हैं। लेकिन वो ऑर्डर चूँकि केंद्र सरकार के भी ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं और जो कोविशील्ड है उनको बाहर भी भेजना होता है क्योंकि वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए वैक्सीन की एक जो खेप आ रही है वो लिमिटेड आ रही है 18 प्लस के लिए। और नुपुर महत्वपूर्ण ये है कि 18 प्लस में ही ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को ये देखना होगा, कोई नीति बनानी होगी कि अगर 45 प्लस के लिए स्टॉक बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाए, उस स्टॉक से क्रेडिट ले लिया जाए, उसको ज़रूरत पड़ने पर भी जब 18 प्लस की स्टॉक आ जाए तो उसको फिर वहाँ से शशांक, और अगर हम तीसरी लहर की करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ सकती है और इसमें बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है, तो तीसरी लहर को लेकर सरकार की और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरानी गलतियों से भी सबक लेने की जरूरत है। देखिए तीसरी लहर की जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी। यानी आपके पास अभी भी जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। सरकार का जो दावा है, बिहार सरकार का दावा है कि वो तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पहले से सबक लिया गया, यानी जो पिछली बार दूसरी लहर जब आई तो सरकार के पास उसके अनुसार तैयारियां नहीं थी। देखिए तैयारियां नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी लहर की तैयारियां नहीं थी। तो कहीं न कहीं सरकार को एक अचानक से सरप्राइज़ मिला और सरकार बहुत चीज़ों में फेल्योर भी साबित हुई है।
लेकिन उसी इन बिटवीन सरकार ने बहुत चीजों को ठीक भी किया। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन सप्लाई का, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का और ऑक्सीजन के यूनिट का हॉस्पिटल में इंस्टॉल करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सरकार अभी मान के चल रही है कि वायरस जो है अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक खत्म नहीं होता है वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्ट्रेन के रूप में सामने आता है। तो ये जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत हुई थी, ऑक्सीजन सबसे बड़ा मुद्दा बना था। देखिए तमाम चीजें और थी, तो ऑक्सीजन के लिए तमाम अस्पतालों में, यहाँ अस्पतालों में भी प्लांट लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन लाइन बढ़ाई गई है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चेन है वो भी बढ़ाई गई है, रेलवे के द्वारा थी। तो तमाम कोशिशें की गई है कि हर जिले में, जिलावार भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, और तमाम बड़े अस्पतालों को अपने अपने प्लांट्स और यूनिट लगाने के लिए कहा गया, जो लगाए भी जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के केस में सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि अब आने वाले दिनों में कोई कमी न रहे। दूसरा महत्वपूर्ण है सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या, आईसीयू में वेंटिलेटर और आईसीयू की संख्या, इन तमाम चीजों को भी बढ़ाने की सरकार ने आदेश दिया है और जहां जो है उनको दुरुस्त करने की बात की है। ये देखिए दूसरी लहर में ऊपर एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि सारी चीजों का मैनेजमेंट सही नहीं था। यानी अगर बेड है तो वो कहीं पड़े हुए हैं, डंप किए हुए हैं। वेंटिलेटर थोड़ी थोड़ी तकनीकी खराबियों से या फिर ऑपरेशनल प्रॉब्लम से, यानी किसी को चलाने नहीं आती है और उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीजें खराब कर दी हैं, उससे बड़ी संख्या में वेंटिलेटर पड़े थे। तीसरा महत्वपूर्ण दिक्कत ये थी कि आपके वेंटिलेटर है, बेड है, ऑक्सीजन है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए पैरामेडिकल ट्रेन स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है जो उसको हैंडल कर सके। यानी बेड, जब हम एक बेड की बात करते हैं नुपुर, तो अस्पताल में एक बिस्तर लगा देने की बात नहीं होती है। एक मरीज के लिए पूरा ढांचागत विकास चाहिए और उस ढांचागत विकास में सिर्फ बेड होते हैं, आईसीयू होते हैं, ऑक्सीजन होती है, दवाइयाँ होती हैं, नर्स होते हैं, पर मरीज के साथ नर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये तमाम चीजों से एक बेड बनता है। शशांक, अगर हम तो बात ब्लैक फंगस की करें, क्योंकि कोरोना से तो हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो ब्लैक फंगस को लेकर सरकार और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, और जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है उसके स्टॉक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। कल पटना की बात की जाए तो पटना में आईजीएम में सबसे ज्यादा इलाज होता है, वहाँ बेड जितने हैं उससे ज्यादा मरीज थे। उसके अलावा एम्स में भी जितने बेड है उससे ज्यादा मरीज थे। और देखिए एम्फोटेरिसिन बी की बात की जा रही है। एम्फोटेरिसिन बी जो है एक इंजेक्शन, महंगा इंजेक्शन है। एक मरीज को जो हॉस्पिटलाइज होता है, जो भर्ती होता है, उसको दिन में 6 डोजेज दिए जाते हैं और सरकारी खरीद उस दवा की 5,000 पर डोज, यानी एक मरीज को 30,000 रुपए के इंजेक्शन रोज देने हैं। तो सरकार को, और दूसरी बात है इस दवा की कहीं ना कहीं किल्लत भी है, दवा की कमी भी। तो सरकार के पास स्टॉक उतना नहीं है जितनी आवश्यकता है। पहली बात, सरकार रोज के पेशेंट डेली रिपोर्ट के आधार पे अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को दवाइयां मुहैया करा रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि दवाइयों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब मरीज कोई आ जाते हैं, ओपीडी में मरीज आते हैं, और चूंकि मरीज माइल्ड केसेज में बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है कि उनको क्या है, अर्ली डिटेक्ट नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो कुछ मॉडरेट केसेज होते हैं, कुछ सीवियर केसेज होते हैं। तो किसी को तुरंत ऑपरेट करने की जरूरत होती है, किसी को तुरंत इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है, जिससे फर्दर इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो दवाइयों का जो स्टॉक है, दवाइयाँ मरीजों के अनुसार मिल रही हैं, लेकिन अस्पतालों के पास कोई स्टॉक नहीं होता है, और अस्पतालों के पास स्टॉक इसलिए भी नहीं है क्योंकि सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि पटना के भी 3 अस्पतालों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है, की अनुमति भी दी गई थी, वहाँ चल भी रहा था। अब उनको अपने निजी स्तर से कहीं ना कहीं दवाइयाँ खरीदनी है, एम्फोटेरिसिन भी खरीदनी है, लेकिन वो उनको मिल नहीं पा रही है। तो प्राइमरी अस्पतालों में भी ये दिक्कत है कि दवाइयाँ उनको उपलब्ध नहीं पा रही। तो निश्चित रूप से जो रामबाण कहा जा सकता है, या म्यूकोरमाइकोसिस के जो ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण दवा है एम्फोटेरिसिन बी, एंटी फंगल दवा है, वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धता कम है। बिल्कुल। तो शशांक, बिहार में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया शशांक, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण का असर घटता जा रहा है, और आपको बता दें कि बिहार में अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर हो रहा है। करीब 2 महीने बाद राज्य में सिर्फ 1000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 1007 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में लॉकडाउन का असर हो रहा है। 24 घंटे में पटना में 71 नए संक्रमित मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड में टीएसी के गठन को लेकर राजभवन की भूमिका समाप्त कर दी गई है। ये हुआ सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी करने के बाद।
क्या है टीएसी, क्यों समाप्त की गई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में अब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन में राजभवन की भूमिका समाप्त हो गई। ऐसा टीएससी को लेकर नई अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद टीएससी को लेकर फाइल 2 बार राजभवन में आई, कुछ आपत्ति के साथ लौटा दी गई। राजभवन के द्वारा कुछ सदस्यों के आचरण प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सवाल उठाए थे। साथ ही राज्य सरकार पर टीएससी का गठन नहीं कर पाने को लेकर काफी दबाव भी बनाया गया। इस पर क्या है पक्ष विपक्ष का कहना, सुनिए आप भी। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए, जो मुद्दे राज्यपाल के पास नहीं जाना चाहिए, वैसे मुद्दे को भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कहिए या अपने पावर का मिसयूज कहिए, वो लोगों ने किया था। लेकिन हमारी सरकार उसको रोकने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कल जो टीएससी अब जो आदेश है राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, ये सराहनीय है। जनजातीय परामर्शदात्री समिति या जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, उसके पुनर्गठन को लेकर जिस तरह से कल सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया और इस पूरी प्रक्रिया से राज्यपाल को बाहर रखा है, मैं समझता हूं कि एक ऐसी चुनौती दी है उन लोगों ने राज्यपाल नामक संस्था को, जहां राज्यपाल की सहमति सरकार चलाने में आवश्यक होती है। समय समय पर मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी राज्यपाल को देते हैं। क्या है टीएससी? टीएससी का झारखंड के विकास में बड़ा योगदान रहा है। ट्राइबल सब प्लान की राशि को खर्च करने में इस कमेटी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नई अधिसूचना के मुख्य बिंदु: एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 सदस्य काउंसिल के सदस्य होंगे। सीएम की गैरहाजिरी में परिषद की बैठकों की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन करेंगे। परिषद का कार्यकाल 2 साल का होगा। 1 साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें होंगी। हर बैठक की सूचना 10 दिनों पहले सदस्यों को देनी होगी। बैठक में अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। बहरहाल नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब सीएम ही सर्वेसर्वा होंगे। अब इसका प्रभाव राज्य के विकास और सियासत पर कितना पड़ेगा, ये तो देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा झारखंड से है, जहां पर कोरोना का कहर अब कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कोरोना से हालात सुधर रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है वैश्विक महामारी कोरोना का कहर। बड़ी जानकारी झारखंड से, जहां पर कोरोना ने अप्रैल मई में जमकर कोहराम मचाया था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बड़ी जानकारी, बोकारो में 2 महीने के दौरान 228 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। तो वही 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2752 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7137 तक पहुंच गया। तो वही शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए तांता लगा रहा। लेकिन अब झारखंड में भी लगाए गए लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता आ रहा है। झारखंड में कोरोना ने अप्रैल मई में जमकर कोहराम मचाया था, लेकिन अब धीरे धीरे वैश्विक महामारी कोरोना का असर कम पड़ रहा है। बड़ी जानकारी झारखंड से, जहां पर कोरोना ने अप्रैल मई में जमकर कोहराम मचाया था, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना का असर कम पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम कुमार, झारखंड में भी कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड में जो सख्त नियम लागू है, लॉकडाउन लागू है, हम उसको इसका असर मान सकते हैं? देखिए, झारखंड में बहुत ही दिनों से कह सकते हैं अप्रैल के बाद पूरा मई और जून में हम प्रवेश कर चुके हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इसको एक आंशिक लॉकडाउन के स्वरूप में माना जा रहा है और इसका फलाफल बखूबी नज़र आ रहा है। शायद इसी वजह से हम आज कोरोना के गिरते ग्राफ को झारखंड में बखूबी देख रहे हैं। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे, कोरोना पर विचार विमर्श करने का नतीजा है कि आज झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों में जो भी जनता है झारखंड की, वो बेहद खुश नजर आ रही है और बढ़ते हुए आंकड़ों पर हमने जीत हासिल की है और एक पहला पायदान, एक खूबसूरत पहल की ओर हेमंत सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य की जनता चल पड़ी है। जी शुभम,
तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सबक लेना है। तो बच्चों के लिए क्या अलग से आईसीयू वार्ड वगैरह इन सब के इंतजाम किया जा रहा है? बिल्कुल नुपुर, देखिए तीसरी लहर आने के संकेत हुए थे और जिस तरीक़ा से सबसे ज़्यादा इसमें बच्चों को खतरा है, उसी कड़ी में झारखंड में विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के लिए और कह सकते हैं तीसरी लहर और बच्चों को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके, और जिस तरीक़ा से जो तीसरा लहर है उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ये भी कोशिश है जितने भी युवा हैं 18+ की अगर बात कर ले, 18 से ऊपर वर्षों के लिए जो भी टीकाकरण जहाँ जहाँ तक उचित समय पर मुहैया करा देने चाहिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है और लगातार जनता के बीच में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही जा रही है और खासकर चलाया भी जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि संक्रमण में जो घटाव अभी झारखंड में मौजूदा हमें देखने को मिली है, क्योंकि नुपुर मृत्यु दर बेहद कम हो चुकी है। झारखंड में महज 2 लोगों की मृत्यु हुई है 24 घंटों की अगर बात करें। 47 मरीज झारखंड में पाए गए हैं और 229 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए खुशखबरी की बात है और तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 जून के सुबह 6 बजे तक लागू है। अगर परिस्थितियां ऐसे सामान्य रही तो शायद झारखंड में अनलॉक की ओर झारखंड बढ़ सकता है, लेकिन अगर केसेस में वृद्धि हुई, तीसरी लहर का संकेत और ज्यादा सताने लगा सरकार को, तो कहीं ना कहीं झारखंड की अब लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। जी, वैक्सीन के स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है, खासकर हम 18+ की बात करें और वैक्सीन वेस्टेज को रोकने के लिए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। तो वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर नुपुर वैक्सीन की अगर बात करें तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी 18 वर्ष से ऊपर और 44 वर्ष तक के लोगों के लिए केंद्र सरकार झारखंड सरकार को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराए। वैक्सीन वेस्टेज की बात करें तो झारखंड में अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि वैक्सीन झारखंड में वेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मौजूदा परिस्थिति है, झारखंड में पर्याप्त मात्रा में 45 वर्ष से ऊपर के लिए डोजेज उपलब्ध है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उनके लिए थोड़ा मशक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि एक समय था जब 14 मई से टीकाकरण जो 18 वर्ष के लोगों के लिए शुभारंभ किया गया था, तो उसमें मात्र 10 केंद्र ऐसे बनाए गए थे। 5 शहरी इलाकों में थे और 5 ग्रामीण इलाकों में थे। मैं राजधानी रांची की बात कर रहा हूं, लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में, राजधानी रांची में अगर बात करें तो 40 से ज्यादा ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोगों को टीकाकरण का लाभ दिया जा रहा है और संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता की भी बात कही जा रही है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, कोविड के गाइडलाइन का पालन हो रहा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, क्या नए प्लानिंग, क्या नए प्रोटोकॉल पर राज्य सरकार अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आती है या नहीं। जी बिल्कुल शुभम, सही कहा आपने। देखना होगा सरकार अब क्या कुछ तैयारियां करती है तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए शुभम। तो झारखंड में धीरे धीरे कोरोना का कहर कमजोर पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, हालात सुधर रहे हैं। कोरोना ने अप्रैल मई में जमकर कोहराम मचाया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। बोकारो में 2 महीने के दौरान 228 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई थी। तो वही 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2752 पॉजिटिव केस सामने आए थे। मई में कोरोना मरीजों की संख्या 7137 तक पहुंच गई थी। तो वही शमशान घाट की बात करें तो वहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज।